नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज कुमार अमित और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल बीकॉम कॉर्नर। आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल और इम्पोर्टेंट होने वाला है तमाम बीकॉम प्रोग्राम और ऑनर्स के स्टूडेंट्स के लिए। उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हम एक और नए चैप्टर को शुरू करने वाले हैं जिसका टाइटल रहेगा आईटीसी, जिसका फुल फॉर्म होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। हालांकि जीएसटी से जुड़ा हुआ आज का ये हमारा 10वां चैप्टर रहेगा। इससे पहले 9 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जहां पर हम लोगों ने आपकी एंटायर 2 यूनिट को कंप्लीट कर लिया है। अगर मैं बात करूं 2 यूनिट की, तो 2 यूनिट का वेटेज रहने वाला है 50%। आज हम यूनिट 3 को स्टार्ट करने वाले हैं और यूनिट 3 के अंदर हमारे पास केवल 2 चैप्टर रहने वाले हैं। पहला चैप्टर आपका आईटीसी रहेगा, माने इनपुट टैक्स क्रेडिट। दूसरा चैप्टर आपका आरसीएम रहेगा, जिसको आप लोग रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के नाम से जानते हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो लेक्चर के दरमियान एक एक कॉन्सेप्ट को मेरे साथ बनाते चलेंगे। बहरहाल ज्यादा बातें ना करते हुए बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ। देखिए, सबसे पहले मैं आप सभी के साथ चर्चा करना चाहता हूं, सर आईटीसी के बेसिक मीनिंग को आपको समझना है। आईटीसी का बेसिक मीनिंग क्या होता है? अगर आप सभी को याद हो तो जब मैंने आपका चैप्टर नंबर 1 पढ़ाया था, दैट इज द इनडायरेक्ट टैक्सेस इन इंडिया प्री जीएसटी एरा के नाम से जिसको जानते हो, वहां पर मैंने एक आपको इफेक्ट पढ़ाया था जिसको आप लोग कहते हो कास्केडिंग इफेक्ट। कास्केडिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है? कई बार ऐसा हो जाता था, कुछ ऐसी सिचुएशन ऐसी बन जाती थी जहां पर टैक्स के ऊपर टैक्स लग जाता था। इसको आप लोग क्या बोलते थे? कास्केडिंग इफेक्ट बोलते थे। आप लोग मोटा मोटा ये एक तरीके से एस्टिमेशन लगा सकते हैं। कास्केडिंग इफेक्ट को रिमूव करने के लिए, कास्केडिंग इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है जिसको आप लोग क्या कहते हैं? इनपुट टैक्स क्रेडिट। समझ में आया? आप इनपुट टैक्स क्रेडिट को आईटीसी से रिप्रेजेंट करते हो। आईटीसी का मीनिंग क्या होता है ये आपको समझना है। आपने जो पहले जीएसटी पे किया हुआ है इनवर्ड सप्लाई के ऊपर, वो सप्लाई आपका बिजनेस पर्पस के लिए यूज होना चाहिए। ध्यान से समझना, आपने एक इनवर्ड सप्लाई किया है, ठीक है, आपने कुछ सामान खरीदा है तो सप्लाई हुआ है, इनवर्ड सप्लाई के ऊपर आपने जीएसटी पे किया, बहुत ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अब ये जो सप्लाई आपने लिया है, जो भी आपका इनवर्ड सप्लाई है, वो बिजनेस पर्पस के लिए आपने लिया है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। अब जब आप लोग आगे जाके कस्टमर से जीएसटी चार्ज करेंगे तो जो पहले आपने जीएसटी पे किया है उसको एडजस्ट करना, दिस इज कॉल्ड द आईटीसी। इसको आप लोग क्या कहते हैं? आईटीसी कहते हैं। अगर आप लोग टेक्निकल टर्म में जाना चाहे तो आप लोग कह सकते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट इज द क्रेडिट ऑफ ए जीएसटी पेड। ध्यान रखिएगा, ये क्या होता है? क्रेडिट होता है। किसका क्रेडिट होता है? ध्यान रखिएगा, जीएसटी पेड ऑन द इनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज यूज्ड इन द कोर्स और द फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस। मैंने बताया जो भी इनवर्ड सप्लाई हुआ है वो कहां पे यूज होगा? सर वो बिजनेस पर्पस के लिए यूज होना चाहिए, विच कैन बी सेट ऑफ। ध्यान रखिएगा, जिसको आपने क्या किया है? सेट ऑफ किया है। किसके अगेंस्ट सेट ऑफ किया है? आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। इट इज कॉल्ड द आईटीसी। इसको क्या बोलते हो माय डियर फ्रेंड्स? आईटीसी के नाम से जानते हो। और एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, यहां पर हम लोग स्पेसिफिकली सीजीएसटी एक्ट 2017 की बात करेंगे और यहां पर जो यूजफुल सेक्शन रहने वाले हैं, यूजफुल सेक्शन 16 से लेके आपको 21 तक पढ़ना है। हालांकि सारे नहीं है, लेकिन जो जो हमारे सिलेबस के अंदर इंपॉर्टेंट है हम उन तमाम मुद्दों पर काफी डिटेल में जाकर के चर्चा करने वाले हैं। लेट अस एक एग्जांपल से मैं आपको आईटीसी को समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पर आप लोग ये समझ लीजिए, ये कोई भी अमित नाम का बंदा है और यहां पे आप लोग मान लीजिए ये आपका सोनू नाम का बंदा है। क्लियर? ये आपको थोड़ा समझना है। और एक तीसरा पर्सन मैं ले लेता हूं जिसको आप लोग भरत मान लीजिए, ठीक है ना। अब आपको समझना क्या? समझना ये है, यहां पे जो आपका ये आपका सोनू नाम का पर्सन है, यहां पे एक इनवर्ड सप्लाई हुआ है। क्लियर है? लेटर से आपका 1 लाख का वैल्यू था और यहां पे इसने कितना जीएसटी पे किया है? 10,000 रुपए जीएसटी पे किया। क्लियर है? अब इसने क्या किया? ये जो सप्लाई लिया था अपने बिजनेस पर्पज के लिए लिया था, आगे इसने सेल आउट कर दिया है। अब जब सेल आउट किया है तो ऑब्वियस सी बात है इसने इस पे कुछ बेसिकली अपनी वैल्यू एडेड की होगी। मैंने मान लिया 1.2 लाख में इसने ये अपना आइटम एक तरीके से बेच दिया। और याद रखिएगा, यहां से इसने जीएसटी कितना चार्ज किया? 10% जीएसटी चार्ज किया, तो कितना हो गया आपका? 12,000 हो गया। क्लियर है? अब यहाँ पे आईटीसी के कॉन्सेप्ट को समझिएगा। यहाँ पे इसने कलेक्ट तो कितना किया है सर? 12,000 का टैक्स कलेक्ट किया है, जीएसटी कलेक्ट किया है, लेकिन ये ऑलरेडी कितना टैक्स पे कर चुका है? आपका 10,000 रुपए का टैक्स पे कर चुका है। इसका मतलब जो इसका नेट इसका लायबिलिटी बनेगा ना, वो क्या बनेगा? 12
के में से आप लोग कितना करेंगे, 10 के माइनस करेंगे तो आपका कितना बच जाएगा, 2 के बच जाएगा। ये जो आपका है ना, दिस सेट ऑफ इज कॉल्ड आईटीसी। इसी को क्या बोलते हो आप लोग, आईटीसी बोलते हो कि सर जो जीएसटी आपने पहले पे किया है उसको आपको एडजस्ट करना है, ठीक है, आपको आउटवर्ड सप्लाई के ऊपर उसको क्या करना है, एडजस्ट करना है, टैक्स के ऊपर टैक्स ना लगे। बस इस चीज से बचने के लिए आपका एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया जिसको आप लोग क्या कहते हैं, आईटीसी कहते हैं। समझ में आया? तो ये मोटा मोटा एक इंट्रोडक्शन था, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। इनिशियल लेवल पे थोड़ा सा थ्योरेटिकल रहेगा, तो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी मेरे साथ बैलेंस बना के चलेंगे, काफी इंटरेस्टिंग चीजें आएंगी। लेकिन पहले आपको थोड़ा सा यार याद करना पड़ेगा, ये मेरी भी मजबूरी है, आपकी भी मजबूरी है, पढ़ना तो आपको पड़ेगा, ठीक है। इतनी डेफिनेशन आपको याद रखनी, इसके अलावा आपको आईटीसी के बारे में कुछ जानने की जरूरत नहीं है। आप ध्यान रखिएगा, लीगल फ्रेमवर्क की अगर आप लोग बात करते हैं तो यहाँ पे आईटीसी के अंदर मैंने बताया हम किसको लेकर के चलेंगे, सीजीएसटी एक्ट को लेकर के चलेंगे। यहाँ पे मैंने अभी अभी आपको क्लियर किया था सर, आपको सेक्शन नंबर 16 से लेकर के और 21 में डील करना है। समझ में आया? कितने में डील करना है, 21 में डील करना है, 16 से 21 के अंदर। अब ध्यान रखिएगा सेक्शन 16 के अंदर क्या जानकारी दी गई है, यहाँ पे आईटीसी से रिलेटेड एलिजिबिलिटी और कंडीशंस को एक्सप्लेन किया गया है 16(1) और 16(2) के अंदर। समझ में आया? तो सीजीएसटी एक्ट 2017 के सेक्शन 16 की अगर आप लोग बात करते हैं तो आईटीसी की एलिजिबिलिटी कंडीशन एलिजिबिलिटी और कंडीशन को एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पे क्या क्या है सब्जेक्ट की अगर आप लोग बात करते हैं तो बेसिक राइट टू आईटीसी, ये आपको याद करना है, ये फ्रेमवर्क आपको याद करना पड़ेगा। सेक्शन 16 क्या कहता है, 17, 18, 19, 20, 21 क्या कहता है। उसके बाद कुछ रूल भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, उनको भी आपको मेमोराइज करना है। इसलिए मैं ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं अपलोड करने वाला हूं, हम लोग 40 मिनट के आसपास की क्लास रखेंगे, लेकिन इतना रखेंगे कि आप लोग एक बार क्लास देख करके ना उसको आपको सफिशिएंट टाइम मिल जाए कि आप तमाम चीजों को मेमोराइज कर पाए। बहरहाल 16 सेक्शन समझ में आया, क्या कहता है, एलिजिबिलिटी एंड द कंडीशन रिलेटेड टू द आईटीसी। अगर आप लोग सेक्शन नंबर 17 की बात करते हैं तो यहाँ पे अप्रोचमेंट एंड द ब्लॉक्ड क्रेडिट की बात होती है। यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन, आईटीसी के अंदर क्या क्या रेस्ट्रिक्शन रहेंगी, इस मुद्दे पर हम लोग सेक्शन 17 के अंदर पढ़ने वाले हैं। और अगर आप लोग सेक्शन 18 की बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ स्पेशल केसेस के अंदर आईटीसी की अवेलेबिलिटी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। यानी कि आप लोग क्या कहेंगे, जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन हो गया और कंपोजिशन स्कीम एटसेट्रा, इन तमाम केसेस के अंदर हम सेक्शन 17 के अंदर अवेलेबिलिटी ऑफ द आईटीसी को पढ़ने वाले हैं। कहां पे दिया गया, सेक्शन नंबर 18 के अंदर दिया गया है। और आईटीसी इन जॉब वर्क, याद रखिएगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट इन जॉब वर्क का एक्सप्लेनेशन सेक्शन नंबर 19 के अंदर दिया गया है। अच्छा, यहाँ पे याद रखिएगा सब्जेक्ट क्या रहेगा, क्रेडिट टू प्रिंसिपल। क्लियर है? ऐसे ही आप लोग क्या कहेंगे सर, सेक्शन नंबर 20 रहेगा जहां पे आप लोग पढ़ोगे इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन, इसका शॉर्ट फॉर्म रहेगा आईएसडी, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। और सेक्शन नंबर 21 के अंदर रिकवरी ऑफ आईटीसी को आप लोग पढ़ोगे। क्लियर है? तो ये आपका लीगल फ्रेमवर्क रहेगा। कहां से कहां तक चलना है सर, सेक्शन 16 से लेकर के और 21 तक चलना है। समझ में आया? ये आपको याद करना है। सेक्शन 16 के अंदर क्या बातें लिखी हुई है, 17 के अंदर क्या बातें, किनसे रिलेटेड सेक्शन 17 है, 18 किससे रिलेटेड है, 19 किससे रिलेटेड है, 20 किससे रिलेटेड है और 21 किससे रिलेटेड है। हम आगे आगे पढ़ेंगे इसको काफी डिटेल में जाकर के, लेकिन अभी के लिए आपको याद रखना। ये तो थे इंपोर्टेंट सेक्शन ऑफ द सीजीएसटी एक्ट की हमने बात की। अब कुछ रूल भी है, ध्यान रखिएगा, कुछ रूल भी हैं जो आपके आईटीसी से जुड़े हुए हैं। सीजीएसटी एक्ट 2017 के अंदर ध्यान रखिएगा, हमें यहाँ पे रूल नंबर 36 से लेकर के और 45 पढ़ना है। समझ में रहा? अब मैंने क्या बताया सर, अगर आप लोग रूल की बात करते हैं तो कौन कौन से रूल आपको पढ़ने हैं, रूल नंबर 36 से लेकर के और रूल नंबर 45 तक पढ़ने हैं। अब ध्यान क्या देना है सर, अगर आप लोग रूल नंबर 36 की बात करते हैं तो आईटीसी के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत पड़ेगी, इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया। समझ में आया? डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड फॉर द आईटीसी, तो उसकी एक्सप्लेनेशन आपको रूल नंबर 36 के अंदर मिलने वाली है। रूल नंबर 37 के अंदर रिवर्सल फॉर द नॉन पेमेंट विद इन द 180 डेज, यहाँ पे कंडीशन होती है 180 डेज की, आगे मैं पढ़ाऊंगा। अगर 180 डेज के अंदर पेमेंट नहीं होता है, इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो, आईटीसी का रिवर्सल किस तरीके से होगा, उसका एक्सप्लेनेशन रूल नंबर 37 के अकॉर्डिंग होता है। और अगर आप लोग रूल नंबर 38 की बात करते हैं तो याद रखिएगा 50% ऑप्शन फॉर द बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एंड बीएफसी, जिसको आप लोग बोलते हैं,
हैं तो बैंक्स और एनबीएफसी के अंदर 50% ऑप्शन होता है। आगे सारी बातें पता चलेंगी, सर क्या बोल रहे हो, काफी डिटेल में जाकर के पढ़ेंगे। अभी आपको मोटा मोटा अंदाजा होना चाहिए किससे जुड़ा हुआ है। रूल नंबर 39 है आईएसडी डिस्ट्रीब्यूशन, अभी पढ़ा है ना, आईएसडी का मतलब क्या था, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन। तो आईएसडी डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ा हुआ रूल नंबर 39 रहने वाला है। और रूल नंबर 40 की अगर आप लोग बात करते हैं तो वही स्पेशल केसेस के अंदर आईटीसी का मामला रूल नंबर 40 में लिखा हुआ है। रूल नंबर 47 के अकॉर्डिंग ट्रांसफर ऑफ आईटीसी आप लोग पढ़ोगे। 42 के अकॉर्डिंग आप लोग क्या पढ़ने वाले हो, आईटीसी फॉर द इनपुट, ध्यान रखिएगा, एग्जेम्प्ट भी आपको पढ़ना है, टैक्सेबल भी आपको पढ़ना है। आगे अगर आप लोग रूल नंबर 43 की बात करते हो तो कैपिटल गुड्स के लिए आईटीसी आप लोग पढ़ोगे। 44 के अंदर रिवर्सल ऑफ क्रेडिट आप लोग पढ़ने वाले हो। और 45 के अंदर जॉब वर्क प्रोसीजर को आप लोग पढ़ोगे। क्लियर है? तो धीरे धीरे खैर जब आप लेक्चर के अंदर घुसेंगे, धीरे धीरे जब मैं चीजें आपको पढ़ाऊंगा तो भी आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन एक बार गो थ्रू करना जरूरी था ताकि आपको क्लैरिटी हो सके ये चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें और कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से सेक्शन, कौन कौन से रूल इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो अब ये सारी चीजें पढ़ने के बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और मेन कंटेंट के ऊपर जिक्र करते हैं। सर यहाँ पे सेक्शन नंबर 16 से आपको शुरुआत करनी है और सेक्शन नंबर 21 तक हमें आगे बढ़ना है। तो सर सेक्शन नंबर 16 का सब सेक्शन है 1, जहां पर हमें किसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है ये आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। एलिजिबिलिटी फॉर अवेलिंग आईटीसी, इसका एक्सप्लेनेशन आपको कहां पे दिया गया है, सीजीएसटी एक्ट 2017 के सेक्शन 16 के सब सेक्शन 1 के अंदर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे काफी कंडीशंस हैं जिनका होना जरूरी है आईटीसी अवेल करने के लिए, यही बातें यहाँ पे लिखी हुई है। सबसे पहले देखिए, एवरी रजिस्टर पर्सन, सबसे पहली बात तो क्या है, आईटीसी क्लेम करने के लिए आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। रजिस्टर पर्सन ही आईटीसी क्लेम कर सकता है। तो क्या लिखा हुआ है, एवरी रजिस्टर पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू टेक द क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स चार्ज। याद रखिएगा, आईटीसी का क्या कर सकता है, क्रेडिट ले सकता है ऑन एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ टू हिम व्हिच आर यूज्ड इन द इंटेंट टू बी यूज्ड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस। मैंने बताया वो जो सप्लाई है वो गुड्स की भी हो सकती है, सर्विसेज की भी हो सकती है, लेकिन वो जो गुड्स और सर्विस है वो कहां पे यूज होने चाहिए, बिजनेस पर्पज से यूज होने चाहिए। एंड सच अमाउंट शैल बी क्रेडिटेड, और ये जो अमाउंट है कहां पे क्रेडिट होगी, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर क्या होने वाली है, क्रेडिट होने वाली है। सर ये इलेक्ट्रॉनिक लेजर क्रेडिट क्या होता है अभी पढ़ेंगे। क्लियर है? मोटा मोटा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 16 के अंदर ये लिखा हुआ है, कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन आईटीसी क्लेम कर सकता है अगर जो सप्लाई हुआ है गुड्स से रिलेटेड हो सकता है, सर्विसेज से रिलेटेड हो सकता है, दोनों से रिलेटेड हो सकता है। वो जो गुड्स है या सर्विस है वो किस प्रोस्पेक्टिव से यूज होने चाहिए, बिजनेस प्रोस्पेक्टिव से यूज होने चाहिए। और याद रखिएगा ये जो आपको आईटीसी मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर ट्रांसफर होगा। क्लियर है? तो ये सारी बातें कहां पे लिखी हुई है, ये आपके सेक्शन 16(1) के अंदर लिखी हुई है। अब मैं इसको थोड़ा सा डिकोड करके अपनी स्टाइल में थोड़ा सा एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले अगर आप लोग एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, एसेंशियल कंडीशन फॉर एलिजिबिलिटी अंडर द सेक्शन 16(1). अब यहाँ पे दो सेक्शन में आपको पढ़ाऊंगा, 61 आपको पढ़ाऊंगा, उसके बाद आपको 16(2) भी पढ़ाने वाला हूं, और दोनों के दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव से, तो याद रखिएगा। ठीक है, अब एलिजिबिलिटी कंडीशन के अंदर पहली कंडीशन क्या है, आपका पर्सन क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए। समझ में आया? अगर आपका पर्सन रजिस्टर नहीं है तो आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता है, ये बात मैंने पहले भी आपको बताया। तो आईटीसी क्लेम करने के लिए आपका रजिस्टर्ड पर्सन होना जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप लोग आईटीसी की बात करते हैं, इनपुट टैक्स मस्ट बी चार्ज ऑन सप्लाई। आईटीसी किसके ऊपर चार्ज होगा, सप्लाई के ऊपर चार्ज होगा। अब वो सप्लाई है ना, वो आपकी गुड्स से जुड़ी हुई हो सकती है, सर्विसेज से जुड़ी हुई हो सकती है, या दोनों से जुड़ी हुई हो सकती है। याद रखिएगा, सप्लाई होना जरूरी है। सप्लाई चाहे गुड्स का हो, सर्विसेज का हो, या दोनों का हो, सप्लाई होगा तो ही आईटीसी क्लेम किया जा सकता है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। यहाँ पे आप सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी और कंपनसेशन से सबको क्या करके चलते हैं, इंक्लूड करके चलते हैं। समझ में आया? तो पहली कंडीशन क्या है, आईटीसी के लिए एसेंशियल कंडीशन, एलिजिबिलिटी कंडीशन में आपने क्या पढ़ा कि जो आपका पर्सन है जो आईटीसी क्लेम करना चाहता है उसका रजिस्टर्ड होना जरूरी है। सेकंड क्या है, सप्लाई होना जरूरी है, और जो सप्लाई है वो गुड्स से जुड़ा हुआ हो सकता है, वो सर्विसेज या दोनों से जुड़ा हुआ हो सकता है। तीसरी कंडीशन क्या है, जो सप्लाई
सप्लाई हुआ है उस केस में सप्लाई मस्ट बी रिसीव्ड बाय द पर्सन। समझ में आया? सप्लाई क्या होना चाहिए? रिसीव्ड होना चाहिए पर्सन के द्वारा। समझ में आया? 3 कंडीशन मैंने बताई। रजिस्टर्ड पर्सन आईटीसी क्लेम कर सकता है, सप्लाई होना चाहिए, और जिसके लिए सप्लाई हुआ है वो जो आपका सप्लाई आपका गुड्स से जुड़ा हुआ है या सर्विसेज से जुड़ा हुआ है या दोनों से जुड़ा हुआ है, वो आपके रेसिपेंट को रिसीव्ड होना चाहिए। अगर रिसीव्ड होगा तभी यहां पे क्या कर सकते हो आप लोग? आईटीसी क्लेम कर सकते हो। इससे इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है, यूज्ड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस। मैंने बताया जो भी सप्लाई हुआ है, गुड्स का हो सकता है, सर्विसेज का हो सकता है, या दोनों का हो सकता है, दोनों को कहां पर वापरना है, कहां पर यूज करना है? बिजनेस प्रोस्पेक्टिव के लिए यूज करना, बिजनेस करने के लिए यूज करना है ना, पर्सनल यूज आप लोग कर सकते हैं ना, नॉन बिजनेस एक्टिविटी के अंदर आप लोग यूज करेंगे उनको, अगर आप लोग आईटीसी क्लेम करना चाहते हैं। समझ में आया? अब आगे अगली कंडीशन आपकी क्या रहेगी? अगली कंडीशन है क्रेडिटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। इसका मतलब क्या है? एलिजिबल आईटीसी इज क्रेडिटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, जिसको आप लोग ईसीएल के नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर जो जीएसटी पोर्टल के ऊपर आपका होता है, उसके ऊपर आपका जो आईटीसी है वो क्या हो जाता है? क्रेडिट हो जाता है। तो ये मोटा मोटा अभी आगे भी पढ़ेंगे, कुछ बेसिक कंडीशन आपने पढ़ी। सर क्या कंडीशन है बेसिक? अगर आप लोग सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन नंबर 1 की बात करते हैं तो यहाँ पे कहा आपके पर्सन का रजिस्टर्ड होना जरूरी है, यहाँ पे सप्लाई होना जरूरी है। सप्लाई आपका गुड्स से रिलेटेड हो सकता है, सर्विसेज से रिलेटेड हो सकता है, दोनों से रिलेटेड हो सकता है। और यहाँ पे आप लोग आईजीएसटी, सीजीएसटी, यूटीजीएसटी, जितने भी आपके 4 तरीके के जीएसटी है, चारों इंक्लूड होंगे, along with compensation सेस जहां पे अलाउड होता है वो इंक्लूडेड होगा। ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या लिखी हुई है? सप्लाई मस्ट बी रिसीव्ड बाय द पर्सन। सप्लाई क्या होनी चाहिए? पर्सन के द्वारा रिसीव होनी चाहिए। और इससे अगली कंडीशन क्या है? जो आपका सप्लाई हुआ है गुड्स का, सर्विसेज का, वो बिजनेस प्रोस्पेक्टिव से यूज होना चाहिए। जो आईटीसी है वो आपका किसके अंदर? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर ट्रांसफर होगा आपके जीएसटी पोर्टल के ऊपर। ठीक है। तो ये आपको समझ में आया? बिल्कुल बेसिक थ्योरेटिकल सी बातें हैं सारी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बेसिक एक बार पढ़ेंगे, लेक्चर देखेंगे, गो थ्रो करेंगे, चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ऐसा मेरा व्यक्तिगत तौर पे आपका मानना है कि ये बिल्कुल आसान है, ये आपकी बिल्कुल सिंपल है, चीजें आपको समझ में आई होंगी, क्योंकि अभी तक कोई प्रैक्टिकल एस्पेक्ट नहीं आया है। 16(1) की कंडीशन अगर आपको समझ में आ गई है ना, तो अब हम बढ़ेंगे 16(2) के अंदर। 16(2) के अंदर यानी कि सेक्शन नंबर 16 और सब सेक्शन नंबर कितने की बात हो रही है? 2 की बात हो रही है। ठीक है। अब थोड़ा सा एडवांस बातें करेंगे। कंडीशंस फॉर अवेलिंग आईटीसी, यहां पे कंडीशन है, समझ में आया? वह यहां पे क्या है? कंडीशन है। पीछे आपने क्या कहा? आपने कहा एसेंशियल कंडीशन फॉर एलिजिबिलिटी। यहां पे क्या है? कंडीशन फॉर अवेलिंग द आईटीसी। एक तो एलिजिबल कैंडिडेट होता है, एक आईटीसी अवेल करना होता है। आईटीसी को अवेल करना है, उसके लिए कंडीशन का एक्सप्लेनेशन सीजीएसटी एक्ट 2017 के सेक्शन 16 के सबसेक्शन 2 के अंदर दिया गया। समझ में आया? एक तो आईटीसी के लिए एलिजिबिलिटी कंडीशन है 16(1) के अंदर, और आईटीसी अवेल करने की जो कंडीशन है वो 16(2) के अंदर लिखी हुई है। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कंडीशन है जिन्हें हमें पढ़ना जरूरी है। सबसे पहली कंडीशन क्या है? यहां पे अगर आप लोग आईटीसी अवेल करना चाहते हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए? पोजेशन ऑफ द टैक्स इनवॉइस और डेबिट नोट। याद रखिएगा, या तो आपके पास टैक्स इनवॉइस रहे, काफी इंपॉर्टेंट बात है, या तो आपके पास डेबिट नोट हो। टैक्स इनवॉइस या डेबिट नोट के बिना आप लोग आईटीसी अवेल नहीं कर सकते हैं, चाहे आप लोग एलिजिबल हो। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। याद रखिएगा, द रजिस्टर्ड पर्सन मस्ट हैव टैक्स इनवॉइस। क्या होना चाहिए? टैक्स इनवॉइस हो सकता है या डेबिट नोट हो सकता है, या जो भी आपके अदर प्रिस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट है। कहां पे डिस्क्राइब किए गए हैं? रूल नंबर 36 के अंदर काफी गहराई में जाकर के मैं आगे पढ़ाऊंगा। अभी के लिए आप लोग सिर्फ मोटा मोटा समझे, टैक्स इनवॉइस या डेबिट नोट होना जरूरी है। अगर आपके पास टैक्स इनवॉइस या डेबिट नोट है तो आप लोग याद रखिएगा, आप लोग एक तरीके से आईटीसी अवेल कर सकते हैं। ये उसका पहला कंडीशन है आईटीसी अवेल करने का। ठीक है। अब सेकंड कंडीशन की बात करते हैं तो क्या है? रिसिप्ट ऑफ द गुड्स और ए सर्विसेज। ठीक है। यहां पे क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है द रेसिपेंट मस्ट हैव एक्चुअली रिसीव्ड, माने जो आपका रेसिपेंट है उसको एक्चुअल में क्या रिसीव होना चाहिए? जो सप्लाई हुआ है, गुड्स से रिलेटेड सप्लाई हो सकता है, सर्विसेज से रिलेटेड सप्लाई हो सकता है, या दोनों से रिलेटेड सप्लाई हो सकता है। यानी कि सप्लाई हो गया, और सप्लाई अगर हुआ है और पर्टिकुलर केस में गुड्स रिसीव हुए हैं, तभी आप लोग आईटीसी अवेल कर पाएंगे। रेसिपेंट ने अगर गुड्स को एक तरीके से रिसीव किया है तो ही आप लोग आईटीसी क्लेम कर पाएंगे, अदर देन आप लोग आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएंगे। क्या सर कोई ऐसा सिचुएशन भी है जहां पे हमें गुड्स रिसीव नहीं हुए लेकिन फिर भी हम लोग आईटीसी क्लेम कर सकते हैं? तो याद रखिएगा, दो ऐसी सिचुएशन
सिचुएशन है जहां पे आईटीसी क्लेम कर सकते हैं विदाउट रिसीविंग द गुड्स। यहाँ पे पहली सिचुएशन क्या है, बिल टू शिप टू मॉडल के अंदर और इंस्टॉलमेंट के अंदर। इंस्टॉलमेंट का मतलब आप लोग जो गुड्स या जो सप्लाई है वो लोड्स के अंदर हो रहा है और आखिरी लोड जब हमको मिलेगा ना तभी उसके बाद ही आप लोग आईटीसी अवेल कर सकते हैं। तो एक तो बिल टू शिप टू के अंदर एक्सेप्शन केस है। यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे अगर आपके रेसिपेंट गुड्स रिसीव नहीं करता है तो भी आप लोग क्या करेंगे, आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये बिल टू शिप टू मॉडल क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा समझाइए। तो मैं क्लियर आपको समझा देता हूं, ध्यान रखिएगा। लेट अस से कोई भी मैं अमित का एग्जांपल ले लेता हूं, क्लियर है। और यहाँ पे एक पर्सन है जिसको आपने क्या कहा है, सोनू कहा है। और यहाँ पे एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं जिसको आपने क्या कहा है, सर आपने भरत का है, क्लियर है। अब हुआ क्या है, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा सिचुएशन को माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ पे ये कौन है, अमित है, क्लियर है। अब यहाँ पे हुआ क्या है कि यहाँ पे आप एक पर्सन है जिसने अमित से ऑर्डर लिया और सप्लाई किसी और को किया। माने यहाँ पे आप लोग समझिएगा, यहाँ पे सोनू ने किसको ऑर्डर दिया है, अमित को ऑर्डर दिया है, ठीक है। यहाँ पे सोनू ने किसको ऑर्डर दिया है, अमित को ऑर्डर दिया है कि मेरे को एक पर्टिकुलर गुड्स की जरूरत है, क्लियर है। अब यहाँ पे हुआ क्या, अमित ने कहा कि यार यहाँ पे एग्जैक्टली ना मेरी तो एक्सपर्टीज नहीं है तो मैं किसी और से बनवा लेता हूं। तो इसको जो अमित के पास जो ऑर्डर सोनू की तरफ से आया है, इसने क्या कहा कि यहाँ पे इनवॉइस किसके नाम से जनरेट हो गया, सर अमित के नाम से जनरेट हो गया। इसने क्या कहा, ये ऑर्डर तैयार करो और यहाँ पे जो डायरेक्ट ये जो ऑर्डर है ना डिलीवर किसको करना है, आपको सोनू को करना है। तो याद रखिए यहाँ पे जो इनवॉइस है वो किसके नाम से है, अमित के नाम से है। तो रेसिपेंट की तरह कौन काम कर रहा है, अमित काम कर रहा है। यानी कि यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक के इंस्ट्रक्शन पे जो गुड्स डिलीवर हो रहे हैं दूसरे के पास, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हो, बिल टू शिप टू मॉडल बोलते हैं। समझ में आए क्या बोलते हैं आप लोग, बिल टू शिप टू मॉडल, जहां पे थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो जहां पे भी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट होता है उसी को आप लोग क्या बोलते हो, बिल टू शिप टू मॉडल बोलते हो, क्लियर है। यहाँ पे एक्चुअल में हुआ क्या है, इनवॉइस अमित के नाम पे रजिस्टर हुआ है, इशू हुआ है और यहाँ पे जो गुड्स है वो कहां पे ट्रांसफर हुए हैं, सोनू के पास ट्रांसफर हुए, क्लियर है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, इसको बिल टू शिप टू मॉडल बोला जाता है। या यहाँ पे अगर आप लोग इंस्टॉलमेंट की बात करते हैं तो जो आपका लास्ट लॉट रहेगा ना उसमें आपका क्या होगा, आईटीसी, उसके बाद आप लोग क्लेम कर सकते हैं। तो दो कंडीशन पढ़िए, पोजीशन ऑफ टैक्स इनवॉइस या डेबिट नोट होना जरूरी है। दूसरी कंडीशन क्या है, रेसिप्ट ऑफ द गुड्स और सर्विसेज होना जरूरी है। एक्सेप्ट दो एक्सेप्शन है, बिल टू शिप टू और अगर आप लोग इंस्टॉलमेंट की बात करते हैं। अब तीसरी कंडीशन क्या रहेगी, अगर आप लोग आईटीसी अवेल करना चाहते हैं, टैक्स मस्ट बी पेड टू द गवर्नमेंट। अब ये जो सप्लायर है ना, सप्लायर एक रेसिपेंट होता है, सप्लाई हो गया, रेसिपेंट को माल मिल गया है, रेसिपेंट को गुड्स और सर्विसेज मिल गए हैं, लेकिन अगर आपके सप्लायर ने गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं किया है ना, गवर्नमेंट को जीएसटी पे नहीं किया है, तो भी आप लोग आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएंगे। माने जो आपका सप्लायर है उसको जरूरी है क्या पे करना, जीएसटी पे करना गवर्नमेंट को, उसके बाद ही आपको क्या मिलता है, आईटीसी मिलता है, ठीक है। यानी आप लोग क्या कह सकते हैं, टैक्स चार्ज ऑन द सप्लाई मस्ट बी एक्चुअली पेड टू द गवर्नमेंट बाय द सप्लायर। समझ में आया, टैक्स किसने पे किया हो, गवर्नमेंट को पे किया हो बाय द सप्लायर, आइदर इन द कैश और बाय द आईटीसी। ये भी काफी इंपॉर्टेंट बात है, या तो उसने कैश में किया हो या आईटीसी से किया हो, क्लियर है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आपका सप्लायर डज नॉट पे टैक्स पे नहीं करता है तो आईटीसी कैन बी डिनाइड। आईटीसी क्या की जा सकती है, डिनाई की जा सकती है, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या थी, पोजीशन ऑफ द टैक्स इनवॉइस और डेबिट नोट होना जरूरी है। दूसरी कंडीशन है रिसिप्ट ऑफ द गुड्स और सर्विसेज, क्लियर है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। यहाँ पे क्या होना जरूरी है, आपके रेसिपेंट को उसका सप्लाई मिलना जरूरी है, याद रखिएगा, रिसीव होना जरूरी है, ठीक है। उसको क्या होना चाहिए, रिसीव होना जरूरी है, गुड्स मिले सर्विसेज मिले, दोनों मिले। लेकिन यहाँ पे दो एक्सेप्शन रहेंगे, बिल टू शिप टू मॉडल और इंस्टॉलमेंट वाला मॉडल यहाँ पे एक्सेप्शन रहेगा। और आपका जो सप्लायर है उसने गवर्नमेंट को टैक्स जीएसटी पे किया हो, कैश में पे किया हो, चाहे आईटीसी की टर्म में, ये इसकी कंडीशन रहने वाली है, क्लियर है। और एक इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे रिटर्न मस्ट बी फर्निश्ड। रिटर्न क्या होना चाहिए, फर्निश होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, जो आपका रेसिपेंट है ना, रेसिपेंट मस्ट बी फाइल जीएसटी रिटर्न। उसने क्या फाइल क्या होना चाहिए, जीएसटी रिटर्न। याद रखिएगा उसको कौन सा भरना होता है, जीएसटी R3 भी भरना होता है जो आपका रेसिपेंट होता है। और आईटीसी रिफ्लेक्ट होना चाहिए जीएसटी R2B, ये आपका सप्लायर की तरफ से होता है। प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट आफ्टर द अमेंडमेंट, ये आपको याद रखना है। विदाउट रिटर्न फाइलिंग आप लोग आईटीसी अलो नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको कुछ बेसिक पॉइंट याद रखने हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा सर, आईटीसी को अगर आप लोग अवेल करना चाहते हैं तो आपके पास टैक्स इनवॉइस या डेबिट नोट
नोट होना जरूरी है। जो आपका रेसिपेंट है उसको रिसीव होना चाहिए, क्या रिसीव होना चाहिए, गुड सर्विसेज या दोनों जिसका भी सप्लाई हुआ है, एक्सेप्ट बिल टू शिप टू मॉडल और इंस्टॉलमेंट वाला मॉडल है। उसके बाद टैक्स जो सप्लायर है उसने पे कर दिया हो गवर्नमेंट को, ये जरूरी है। जो आपका रेसिपेंट है उसने जीएसटीआर जो आपका है जीएसटीआर 3 भी है वो एक तरीके से जीएसटी रिटर्न फाइल किया हो, और आईटीसी जीएसटीआर 2 के अंदर रिफ्लेक्ट होना चाहिए। समझ में आइए, कुछ बेसिक कंडीशन है अगर आप लोग आईटीसी को अवेल करना चाहते हैं। समझिए, अगर आप लोग आईटीसी को अवेल करना चाहते हैं तो ये कुछ बेसिक कंडीशन माय डियर फ्रेंड्स हमारे सामने रहने वाली है। इसके अलावा कुछ और बेसिक कंडीशन है जिनको भी हमें पढ़ना पड़ेगा। याद रखिएगा, अगली कंडीशन क्या है, पेमेंट टू विद सप्लायर विद इन 180 डेज। सर ये क्या बला है, पेमेंट टू सप्लायर विद इन 180 डेज। सर क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने सप्लायर को पेमेंट नहीं किया है लेकिन मैं फिर भी आईटीसी ले पाऊं? तो यस, आप लोग आईटीसी ले सकते हैं, लेकिन उसकी एक टर्म्स एंड कंडीशन रखी गई है कि आपने जो आईटीसी ले लिया है उस केस में आपको विद इन द 180 डेज आपके सप्लायर को पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आपने आईटीसी लेने के बाद 180 दिन के भीतर अगर आपने सप्लायर को पेमेंट नहीं किया तो आपका आईटीसी रिवर्स हो जाएगा। समझ में आया? यहां पे आपको ध्यान रखना है, पेमेंट टू सप्लायर, याद रखिएगा, पेमेंट टू सप्लायर within 180 days. Recipient must pay supplier within the 180 days from the invoice date। और ये कब की बात हो रही है, इनवॉइस डेट की बात हो रही है। अगर आप वो ऐसा नहीं करता है तो आईटीसी कैन बी रिवर्स। आईटीसी क्या हो सकती है, रिवर्स हो सकती है, और इंटरेस्ट के साथ रिवर्स होगी, ये भी याद रखना। आईटीसी तो आपको उल्टा करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा, उसके साथ उसका इंटरेस्ट, उसका ब्याज भी आपको क्या करना पड़ेगा, एक तरीके से रिवर्स करना पड़ेगा। आईटीसी कैन बी रीअवेल्ड आफ्टर द पेमेंट। एक इंपॉर्टेंट बात और है, सर हमने हमारा आईटीसी रिवर्स हो गया है, ठीक है ना, हमने पेमेंट 180 दिन के अंदर नहीं किया था, इसकी वजह से हमने आईटीसी एक तरीके से रिवर्स कर दिया, उसके ऊपर हमने इंटरेस्ट पे कर दिया, क्या उसके बाद हम लोग आईटीसी क्लेम कर सकते हैं? यस, कर सकते हो। उसके भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जिनका एक्सप्लेनेशन कहां पे दिया गया, रूल नंबर 37 के अंदर दिया गया, ठीक है। तो याद रखिएगा, अभी तक हमने क्या क्या कंडीशन पढ़ी। सर पहली कंडीशन, पोजेशन ऑफ द टैक्स इनवॉइस और डेबिट नोट होना चाहिए, जो आपका रेसिपेंट है उसको एक्चुअली रिसीव होना चाहिए सप्लाई, एक्सेप्ट बिल टू शिप टू मॉडल और इंस्टॉलमेंट मॉडल। और आगे मैंने क्या बताया, टैक्स मस्ट बी पेड टू द गवर्नमेंट बाय द सप्लायर, और मैंने क्या बताया, रिटर्न मस्ट बी फर्निश्ड बाय द रेसिपेंट। और आगे मैंने क्या बताया, पेमेंट टू सप्लायर विद इन द 180 डेज। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं है? आगे मैं इसको और भी डिटेल में लेके आने वाला हूं। ये हमारा इंट्रोडक्शन क्लास है तो इतना गहराई में हम लोग नहीं जाएंगे, अभी हम लोग मोटा मोटा ऊपर ऊपर से समझ रहे हैं ताकि आपको एक क्लैरिटी हो, ठीक है ना। अभी जब मैं आपको डिटेल लेक्चर मतलब डिटेल एक तरीके से एक्सप्लेनेशन हम लोग लेके आएंगे, बीच में काफी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आएंगे, तो वहां पर आपको और ज्यादा क्लैरिटी होगा। अब आगे देखिएगा, आईटीसी मस्ट नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड अंडर द सेक्शन 38, 17, 74। याद रखिएगा, कुछ ऐसे सेक्शन हैं जो आईटीसी को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, तो आईटीसी रेस्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए, ये बात का ख्याल आपको रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन वाला कंडीशन है। इसके अलावा एक कंडीशन और है, इंस्टॉलमेंट सप्लाई की अगर आप लोग बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, इफ गुड्स रिसीव्ड इन लोड्स, आपका गुड्स किस में रिसीव हो रहा है, लोड्स के अंदर रिसीव हो रहा है, आईटीसी अलाउड ओनली आफ्टर द लास्ट लोड्स रिसीव्ड। ये भी मैंने बता दिया था, अगर आपको लास्ट लोड मिलेगा ना, लास्ट लोड जब आपको रिसीव होगा, उसी केस में आप लोग क्या कर सकते हैं, आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, टाइम लिमिट टू क्लेम आईटीसी। सर आईटीसी की टाइम लिमिट क्या रहती है, ध्यान रखिएगा, दो ऑप्शन है, या तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का 30 नवंबर पकड़ लो, या एनुअल रिटर्न फाइलिंग विच एवर अर्लियर। समझ में आया? या तो आप लोग एनुअल रिटर्न फाइल का डेट पकड़ लो, या तो 30 नवंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर पकड़ लो, विच एवर इज अर्लियर, वही क्या होगा, टाइम लिमिट टू क्लेम द आईटीसी रहेगा। क्लियर? उसके बाद फिर आपको लफड़ा हो सकता है। समझ में आया? तो ये कुछ बेसिक सेक्शन थे जिनको हमने आज की क्लास के अंदर मोटा मोटा जिक्र किया है। सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन नंबर 1 को पढ़ा, 16(2) को मैंने पढ़ाया, हमने एक में एलिजिबिलिटी कंडीशन को चेक किया, एक में कंडीशन फॉर अवेलिंग द आईटीसी को हम लोगों ने पढ़ा। क्लियर है? तो यहाँ पे उम्मीद करता हूँ ये छोटी छोटी बातें थी, आपको क्लियर रही होगी, काफी हद तक आपको एक अंडरस्टैंडिंग हासिल हुई होगी। और जो आपको एग्जाम के अंदर बिल टू शिप टू मॉडल कैसे एक्सप्लेन करना है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 16(2)(b) के अंदर बिल टू शिप टू मॉडल की एक्सप्लेनेशन दी गई है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। ये क्या कहता है, गुड शैल बी डीम्ड टू बी रिसीव्ड, गुड शैल बी डीम्ड टू बी रिसीव्ड, गुड को क्या किया जाएगा,
डीम टू बी रिसीव्ड किया जाएगा, माना जाएगा बाय द रजिस्टर्ड पर्सन व्हेन गुड्स डिलीवर टू ए थर्ड पर्सन। जब आपकी गुड्स कहां पे डिलीवर होती है, थर्ड पर्सन के पास डिलीवर होती है, ऑन द डायरेक्शन ऑफ द बायर, जिसके नाम पे इनवॉइस रखा है ना, इनवॉइस रेज हुआ है उसकी डायरेक्शन पे। क्लियर है? नोन एज ए बिल टू शिप टू ट्रांजेक्शन, मीनिंग यहाँ पे क्या रहता है, फिजिकल रेसिप्ट नॉट रिक्वायर्ड फॉर द आईटीसी। यहाँ पे फिजिकल रेसिप्ट की जरूरत नहीं होती है अगर आप लोग बिल टू शिप टू मॉडल की बात करते हैं। एक और बात ध्यान रखिएगा, आईटीसी अलाउ टू द बायर इवन इफ गुड्स नॉट फिजिकली रिसीव्ड। क्लियर है? यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान रखना, अगर गुड्स फिजिकली रिसीव नहीं होते, जैसे बिल टू शिप टू मॉडल की बात हो रही है, तो यहाँ पे आईटीसी आप लोग अवेल कर सकते हैं। और यहाँ पे कंडीशन क्या रहने वाली है ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इनवॉइस इन बायर नेम, बायर के नेम पे इनवॉइस होना चाहिए, एंड डिलीवरी ऑन हिज डायरेक्शन, उसके डायरेक्शन पे क्या होनी चाहिए, डिलीवरी, क्योंकि डिलीवरी तो तीसरे पर्सन के पास होगी ना, लेकिन इनवॉइस तो बायर के नाम पे ही होगा ना, तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना। तो माय डियर फ्रेंड्स, इट्स ऑल अबाउट द लेक्चर नंबर 1, जहां पर हम लोगों ने आईटीसी को कुछ समझने की कोशिश की है, मोटा मोटा डिस्कशन किया है। उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ में आई होगी, सेशन पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए मैं तो ऑल द बेस्ट, टिल द कीप लर्निंग।